नमस्कार। मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार, देश के प्रख्यात कवि, संपादक और प्रकाशक। संजीव कुमार जी से आज हम बातचीत करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा पर, और प्रयास ये रहेगा कि उनकी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे बिंदु हम आपके लिए खोज कर लाएं जिससे आपको ये पता चले कि उनकी ये सतत अनवरत चलने वाली, तीव्र गति से चलने वाली साहित्यिक यात्रा किस तरह आकार ले रही है और निरंतर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्हें बधाई देने के साथ मैं बातचीत शुरू करता हूं। हाल ही में एक बड़ा पुरस्कार वो लेकर लौटे हैं और उन्होंने हमें ये समय दिया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। नमस्कार गोविल साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके बधाई के लिए। जी, तो अब हम अपने पाठकों के लिए जो सवाल उनके मन में आते हैं वही उनका प्रतिनिधि बनकर मैं आपके सामने रखता हूं, और हम चाहेंगे कि आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार देंगे। मुझे लगता है एक समय ऐसा था जब कोई भी साहित्यकार अपनी किताबों के बीच जो समयांतर होता है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, उसको लेकर बड़े गर्व से ये जिक्र करता था कि मैंने 10 साल काम किया है, चिंतन मनन किया है, या 5 साल कार्य किया है, फिर मेरी एक किताब आई है। लेकिन ये स्थिति अब धीरे धीरे बदल गई है। अब अगर लोग जल्दी एक ही वर्ष में उनकी 5, 7, 8 किताबें आती हैं तो लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात जरूर आती है कि क्या चिंतन मनन की ये बात अब नहीं रही है, या फिर क्या कारण है, इस गति को हमने आत्मसात कर लिया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा व्यक्ति आप ही होंगे जो हमें बताएंगे, क्योंकि आपकी तेजी अभी पाठकों ने बहुत जल्दी देखी है, बढ़ते हुए आपकी किताबों की संख्या को लेकर, आपकी रचनाओं को लेकर। तो कृपया बताएं कि इस अंतर को आप किस तरह देखते हैं। धन्यवाद गोविल साहब, बड़ा कठिन प्रश्न पूछ दिया आपने, और ये हमारे ट्रेड सीक्रेट से भी हिट होता है। जी जी जी, बिल्कुल, जो लोगों से शेयर नहीं किया जा सकता। खैर, हम समझते हैं कि हमारे डायरी में कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम गोपनीय कह सकें, तो हम अवश्य बताएंगे। देखिए, लिखने के कई तरीके होते हैं, हर एक का एक अपना अपना नजरिया होता है, अपनी तैयारी होती है और अपनी मेथोडोलॉजी होती है उसको लिखने के लिए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा फिर लिखा, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा फिर लिखा, फिर उसमें बहुत सारे करेक्शंस हो जाते हैं। सिस्टमिक तरीके से काम नहीं होता तो करेक्शंस हो जाते हैं, तो उसमें समय काफी जाया होता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जरूरत है शोध की। जब आप किसी विषय के ऊपर लिख रहे हैं तो उसका आप एक संक्षिप्त शोध कम से कम बहुत जरूरी है। वैसे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के प्रोजेक्ट पर, या किस प्रकार की कविता पर, या किस प्रकार के उपन्यास पर काम करने जा रहे हैं, उससे काफी कुछ निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी उसका एक सॉलिडिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसको स्थायित्व देना चाहिए, उसे एक रूप में, आकार में बांध देना चाहिए, ताकि उसके आधार पर ही आप कदम से कदम मिलाकर अपने, यानी अपनी लेखनी के साथ कदम से कदम मिलाकर आप उस चीज को अंजाम दे सकें। हमारे साथ कुछ ऐसा ही रहा कि मैंने जीवन के तकरीबन 40 वर्ष अध्यवसाय में लगा दिया, और आखिरी के 15 वर्ष तो इतने ज्यादा व्यस्त रहे कि हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं हूं कहाँ। खैर, उसका फायदा भी है और उसके अपने नुकसान भी है। फायदा, हमने ये सोचा कि जब हम अवकाश प्राप्त करते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हम कार्य करेंगे वो एक सिस्टम के आधार पर, एक प्रक्रिया को अपनाते हुए, एक मेथोडोलॉजी को अपनाते हुए काम करेंगे। तो जब हमने वापस आकर प्रारंभ किया लिखना, तो हमने हर प्रोजेक्ट को एक नाम दिया, भले ही वो संग्रह हो, कविता संग्रह हो, या लघु कथाओं का संग्रह हो, या जो भी हो।
हमने उस प्रोजेक्ट को एक नाम दिया और उसके ऊपर पहले अध्ययन किया और कारपोरेटाइज तरीके से, जैसे लक्ष्य निर्धारित करके काम करते हैं, उस तरीके से हमने उसको काम किया। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में पहली लाइन आज लिख दी तो हमारे लिए जरूरी है कि 3 महीने या 6 महीने में प्रोजेक्ट पूरी हो जाएगी। कई बार समय लगता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने ही अनुभव को साझा करता हूँ। हमारी एक टाइटल थी लंकेश्वर, लंकेश्वर, जिसमें रावण के बारे में कुछ कहा गया था या लिखा गया था या विश्लेषण किया गया था। आज के 12 साल पहले मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू की थी, थोड़ा सा लिखा और उसके बाद वो कॉपी रखी की रखी रह गया। उसके बाद कम से कम 24 किताबें आ गई, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई। उसी के साथ हमने शुरू किया था अग्नि परीक्षा, उसका भी हो गया 12 वर्ष, उसके भी 12-13 वर्ष हो गए। अब जाकर के उनको कंप्लीट करने का मौका आया। तो ये आप समझ लीजिए कि कविता लिखना या कहानी लिखना कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है कि आपने बटन दबाया और वो गाड़ी चल पड़ी। उसमें काफी कुछ भावनात्मक, संवेदनात्मक, कथानक की विश्लेषण, वर्णनात्मकता, देश काल, वातावरण, इन बहुत सारी चीजों से ये सब निर्धारित होता है। और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से लिख सकते हैं, भाषा पर कितना आपका अधिकार है, शैली आपकी कितनी प्रस्फुटित है और कितना आपने उसके ऊपर अभ्यास किया है। और मैं ये शेयर कर सकता हूं आपके साथ कि हमारी एक पुस्तक है जिसे वासव दत्ता का नाम दिया गया है। वासव दत्ता, वासव दत्ता, वासव दत्ता हमने सवेरे की चाय के साथ शुरू की थी और शाम के डिनर पे खत्म कर दी थी। अच्छा जी, तो ये लंबे अनुभव और उस पर पहले से हुए चिंतन का भी परिणाम है। चिंतन पहले से होगा आपका तो आपको देर नहीं लगेगी, आप लिखते चले जाओगे। और चिंतन नहीं किया है, शोध नहीं किया है, आप अभी तक स्पष्ट नहीं हो कि क्या करना चाहते हो, उद्देश्य क्या होगा, रास्ता क्या होगा, शैली क्या होगी, भाषा क्या होगी, ये सब चीजों पर अगर आपने चिंतन नहीं किया है तो आप उन्हीं के चिंतन बार बार करते रहोगे और आपका समय जाया होगा। समय जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपने जो उत्तर दिया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे ये बात खुल जाएगी उनके दिमाग में कि ये ऐसा नहीं है कि जो समय लगने के जो कारण है उससे पहले का जो हमारा कार्य है, जो साथ साथ पैरेलल किया हुआ काम है, वो भी काम में आता है। और लगातार अगर क्रमबद्ध तरीके से, जैसा आपने बताया अभी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद मुझे ये आपके जवाब से ये संतोष मिल रहा है कि ये ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आपको ज्यादा परेशान किया जाए। इसलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा गोविंद सर। जब आप किसी काम को एक निर्धारित तरीके से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो शीघ्र हो सके, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप एक तरीके का फ्लो चार्ट बनाएं, जिसमें आप किस किस स्टेप पर कैसे कैसे जाएंगे, चैप्टराइजेशन जिसे कहते हैं, सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि किस चैप्टर में आप क्या क्या कहानी लिखना चाहते हैं। ये होती है थोड़ी सी तैयारी कारपोरेट मेथोडोलॉजी के हिसाब से। जैसे कहते हैं ना, किसी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बॉसेस को देना होता है और बॉसेस उसके बारे में विचार करके अपने निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, अगर आपका प्रेजेंटेशन सही बन गया कि आप कैसे चलेंगे, तो आप उस प्रोजेक्ट को पूरा भी उसी समय से करेंगे। बहुत अच्छी बात। यानी आपने अपना प्रबंधकीय दर्शन भी जो है काव्य यात्रा में इस्तेमाल किया है, और ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को सीखने की बात है कि जो है यहाँ जो अनुशासन या अराजकता की जो स्थिति समय को लेकर हो जाती है, वो आपने नहीं होने दी है। लगातार शोध के बाद अध्ययन के बाद संग संग लेखन भी आपका चला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे आप कई विधाओं में लिख रहे हैं, मेरी जानकारी, क्योंकि आप एक संपादक के रूप में, अनुस्वार के संपादक के रूप में भी है आपकी भूमिका, और प्रकाशन की तो है ही, अन्य रचनाओं को पढ़ने की। लेकिन मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि एक कवि के रूप में आप सबसे ज्यादा सहज हैं, सबसे ज्यादा सरल हैं, और आपको, मुझे लगता है कि अपनी काव्य जो व्यंजनाएं हैं, जो काव्य जो यात्रा है, उसको आप सर्वाधिक समय देते होंगे। तो मैं अपना जो सवाल है वो इसी बात पर केंद्रित करके पूछता हूँ
कि मैं दो ग्रंथों का नाम आपके सामने लेता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, और दूसरी जयशंकर प्रसाद की कामायनी। इसको मैं, ये चाहे नोबेल पुरस्कृत नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये लगभग उसके समकक्ष अवश्य। तो इन्हीं दोनों को लेकर मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ कि इन दोनों की तुलना आप किस तरह करते हैं, गीतांजलि और कामायनी? देखिए, गीतांजलि एक अलग प्रकार का काव्य है और कामायनी एक अलग प्रकार का काव्य है। दोनों की जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। दोनों का जो धरातल है या पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है। तो ऐसी दशा में दोनों को भिन्न भिन्न ग्रंथ या भिन्न भिन्न रचनाएं ही कहा जा सकता है। ये अलग बात है कि गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी एक तरीके से गीता के सिद्धांतों के ऊपर, योग सिद्धांतों के ऊपर लिखी गई है। और उसकी जो महत्ता है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो परिरूप है या उसका जो अभिव्यक्ति है, वो एक अद्भुत चीज है। बिल्कुल। कामायनी तो ऐसी दशा में, अच्छा, दूसरे कामायनी में कथानक के साथ चलता है। हाँ। लेकिन वहीं जब हम गीतांजलि को देखते हैं तो जो गीतांजलि में भाव पक्ष है वो बड़ा कोमल है, आत्मिक या अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं उसे, और उसको अभिव्यक्त किया गया है बड़ी ही सहज तरीके से, एक प्रांजल भाषा में, बांग्ला में। तो उसमें जो रवानी आती है, जो गति आती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। एक चीज और कही जा सकती है कि रविन्द्रनाथ जी ने जो अपनी गीतांजलि का सृजन किया उस समय के देश काल वातावरण में और कामायनी के देश काल वातावरण में, या आज के जब मैंने माधवी महाकाव्य लिखा है तो उसके देश काल और वातावरण में बहुत अंतर है। और ये जो डायनेमिक्स होती है, समय की जो डायनेमिक्स होती है, ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और उसकी छाया आपके कृतित्व में अवश्य आती है। जी जी, बिल्कुल। तो ये जो है, ये अलग अलग छाया जो है इन पर हम देखते हैं। और आपकी दृष्टि से गीतांजलि और कामायनी दोनों अपनी अपनी कोई ना कोई विशिष्टता रखती है। बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छी बात है। अब मैं फिर से थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, आपकी जो संपादक वाली भूमिका है उसको भी जोड़ते हुए मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती से मैं एक बार बात कर रहा था, उनका साक्षात्कार ले रहा था, धर्मयुग के संपादक जिन दिनों वो थे। तो भारती जी एक बात बहुत जोर दे के कहा करते थे कि किसी भी लेखक को अपनी रचना से पहले सामने आना चाहिए, अपने नाम से या परिचय से बात, यानी पाठक जो है उसकी रचना पढ़ ले और उसके बाद में जिज्ञासु होकर ये ढूंढे, तलाश करे कि लेखक कौन है या इसका संपादक कौन है। और अब फिर आज के माहौल में हम देखते हैं कि जो एक छोटी से छोटी रचना होती है, छोटी रचना में आकार की बात कर रहा हूँ, विधागत नहीं, आज हाइकू भी है और लघु कथा भी है, क्षणिका भी है, ऐसी रचनाएं भी जहां अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं या विभिन्न मंचों पर छपती हैं, तो लेखकों के भीतर कहीं ना कहीं ये बात होती है कि उनकी तस्वीर, उनका परिचय, उनका नाम उसके साथ जाए। तो आपको क्या लगता है कि इस बदलाव से क्या जो पाठकीयता है उस पर कोई असर आया है? ऐसा तो नहीं है कि पाठक लेखक का नाम या लेखक की फोटो पहले ही देख करके फिर भाव बना लेते हैं कि किसे पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना? ऐसा कुछ अगर है तो थोड़ा बताएं, एक संपादक के रूप में आप इसमें विशेषज्ञ हैं। देखिए, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि एक पाठक के तौर पर आप कैसे किताब खरीदते हैं, कहाँ से उसकी उपलब्धि आपको होती है और उसको कैसे आप पढ़ते हैं। जब आप किताब को खरीदने जाते हैं तो किताब की दुकान के ऊपर आपके पास में कुछ विकल्प उपलब्ध होते हैं कि भाई ये फला तरीके के नावल है, ये फला के लिखे हुए नावल है, ये फला के लिखे हुए नावल है, कहानी संग्रह है। तो चयन आपको उसका वही करना होता है, पढ़ के चयन नहीं कर सकते, चयन करके ही पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अगर आप लाइब्रेरी से भी लेके आ रहे हैं तो आप इशू करा के आएंगे, घर में पढ़ेंगे, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है आप 10 पन्ने पढ़ के या 4 पन्ने पढ़ के ही रख दें, लेकिन पहले आप उसको हस्तगत करेंगे किताब को और फिर उसके ऊपर आप अपनी नजर डालेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे।
तो इसके लिए ये संभव नहीं है, व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है कि पाठकों के बीच ड्राफ्ट पुस्तक को भेजा जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से अव्यवहारिक है। तो और दूसरी चीज ये भी है कि सोल ऑब्जेक्टिव या कड़े प्रतिमानों के बीच से अगर आपकी रचना गुजरेगी तो उस रचना में जो सहजता है या उसमें जो तरीके की गति जो आती है वो नहीं रहेगी, वो प्रभावित होगी। तो किसी भी रचना के लिए, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति पहले आएगी, तब उसको कोई देखेगा और तब कहेगा कि ये अभिव्यक्ति अच्छी है या कैसी है। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये जो अंतर आया है ये स्वाभाविक अंतर है, ये कोई सायास लाया हुआ अंतर नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है ना। बिल्कुल के पहले कंटेंट जो है वो पहले सीधे जाए, उसके अपेक्षा ये लोगों को ये भी पता चले कि ये किसका कंटेंट है, किस संदर्भ का कंटेंट है, और उसके बाद फिर वो उसको पढ़े या न पढ़े। पर मैं इस चीज को थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। यूं कहिए कि अभिव्यक्ति जब कोई कवि या कोई रचनाकार किसी विषय पर या किसी किताब पर या किसी कविता पर करता है तो ये उसकी अनुभूति होती है जो डॉक्टर संजीव को पसंद नहीं आ सकती, गोविंद साहब को पसंद नहीं आ सकती। बिल्कुल स्वाभाविक है। चलिए हम चलते हैं तुलसीदास जी के जमाने में। रामचरितमानस स्वीकार्य नहीं थी उस समय के धर्माचार्यों को, उस समय के जो लोग थे उन्होंने बड़ा इसका विरोध किया था। और ऐसा कि मैंने मुझे याद आ रहा है कि उनकी किताब को एक बार नदी में बहा दिया गया था। तो वो अभिव्यक्ति सामने आई तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया हो गई। तो ये उस समय के देश काल वातावरण का प्रभाव था कि एक तरफ मुस्लिम राज्य था और दूसरी तरफ उसमें सुधारवादी जो कंटेंट है या जो शामिल किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो था। लेकिन आज उसकी उपलब्धि देखिए, वही रामचरितमानस 100-90% घरों के अंदर पढ़ी जाती है। अखंड रामायण होती है, सुंदरकांड पढ़ते हैं उसी से, नवाब आपका मास पारायण करते हैं उसी का। तो कब कौन सी चीज महत्वपूर्ण हो जाएगी या कब कौन सी चीज रिलेवेंट हो जाएगी। अब हम आपको एक उदाहरण और देंगे, उसके बाद फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। उमर खयाम की रुबाइयों के आधार पर हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी। बिल्कुल। जो उनके लिखे प्रकाशित होने के बाद जो एक चर्चा का विषय बन गई, हर मंच से मधुशाला बोली जाने लगी, अधिकांश कवि भी मधुशाला के रुबाइयों को कहने लगे। तो ये उस काल का या उस समय का ऐसा प्रभाव था कि मधुशाला उस समय को मैच कर रही थी, मिल रही थी, समानता हो रही थी, लोगों के भाव, लोगों के सोच उन चीजों से टकरा रही थी। अब आपने देखा कि उसके 100 वर्ष बाद लगभग मैंने आज की मधुशाला लिखी। बच्चन साहब के समय मधुशाला के जो पृष्ठभूमि थी या जो दशाएं थी उनके आधार पर उन्होंने लिखी थी, लेकिन उन चीजों में 100 साल में बड़ा परिवर्तन हो गया। उन परिवर्तनों को रेखांकित किए जाना जरूरी था और एक ऐसी कृति के लिए जो बड़ी पॉपुलर थी, जो लोगों के हाथों में रहती थी या जिसके लोग गुनगुनाते रहते थे, उस कृति का अपडेट होना बहुत जरूरी था। जैसे अभी आप जब जूम पे मिला रहे थे तो अपडेट की बात हो रही थी। अपडेट जी, तो हमने अपडेशन किया है उसका। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपके पास पहुंचेगी तो आप उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे। तो पढ़ूंगा। अच्छा, एक जिज्ञासा मेरी इसी समय पनप गई इस बात से कि जब आपने उसको अपडेट किया या अपडेशन उसका किया तो आपने शीर्षक को बिल्कुल यथावत रखा या उसमें भी कोई परिवर्तन या कुछ जोड़ा या घटाया? हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने
मधुशाला। मधुशाला में 135 रुबाइयां हैं, हमारी हाँ। वहां की मधुशाला में भी 135 रुबाइयां हैं। अच्छा। उनकी रुबाई संख्या एक में जो उनका भाव था, उस भाव को वर्तमान समय के अनुसार अपडेट करके हमने रुबाई संख्या एक में ही लिखा है। मतलब रुबाई टू रुबाई हमने उस चीज को अपडेट किया है या उसे आज के साथ समय के साथ जोड़ा है। जी जी। अच्छा, तो अब इसमें एक चीज ये और कि पाठक जरूर जानना चाहेंगे, क्या इसमें कोई जैसे शीर्षक को लेकर के कॉपीराइट वगैरह की कोई बात नहीं आती कभी? शीर्षक तो भिन्न है, शीर्षक तो भिन्न है। इनने नहीं, जैसे मधुशाला शीर्षक से ही अगर है पुस्तक। नहीं, हमारी जो किताब है वो मधुशाला शीर्षक से नहीं है, वो आज की मधुशाला की से। आज की मधुशाला, बिल्कुल यही मैं जानना चाह रहा था कि उसमें हाँ, नया नयापन है, आज की मधुशाला। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक दिन मैंने हरिवंश राय बच्चन जी का भी साक्षात्कार मैंने उनके सामने बैठ के किया था, और आप आज जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो मैं उस समय को याद कर रहा हूं कि कैसे मुंबई में उनके घर में उनसे मैं बात कर रहा था। आज आपसे बात हो रही है। जी। मैंने सोचा मधुशाला की बातचीत हो रही है तो मधुशाला अच्छा, वो की दिखा दें, ये और भी अच्छा, बहुत अच्छा। आज की मधुशाला हमारे पाठक देख सकते हैं कि ये उनके लिए बिल्कुल नए रूप में अपडेशन मधुशाला का जो कालजयी रचना है, जो मंच से घर घर पहुंची बच्चन जी की आवाज में और बाद में अमिताभ बच्चन जी की आवाज में पहुंची, उसका अपडेशन डॉक्टर संजीव कुमार के माध्यम से हम लोगों के बीच जल्दी ही आ रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इसी बात पर हमने जब ये इतने उमर खयाम की बात हुई, बच्चन जी की बात हुई, तो अब हम एक और इसी तरह की बात पर डॉक्टर साहब का ध्यान आकर्षित करते हैं कि आज की हिंदी कविता मैं खास करके कह रहा हूं, क्योंकि बाकी भाषाओं की बात नहीं या अनुवाद के माध्यम से आई हुई रचनाओं की भी बात नहीं, हिंदी की मूल कविता को लेकर वो सबसे बड़ा नाम आज हिंदी में किसका देखते हैं, किसको देखते हैं कि ये सबसे आगे है। और ये मैं पहले ही बता दूं कि ये सवाल मैं बाद में कहानी के लिए भी करने वाला हूं, पर फिलहाल कविता के लिए मुझे बताएं कि इस समय हिंदी में सबसे आगे नाम जिसे हम रखें ऐसा कौन है कविता को लेकर? देखिए, ये समान स्तर पर बैठे हुए लोगों से पूछा जाना उचित नहीं है। इसके लिए प्रश्न का जो उत्तर है वो पाठक वर्ग से आना आवश्यक है। जी। हर कवि अपने अपने कथानक, अपने अपने विषय वस्तु, अपने अपनी सोच, अपने अपनी भावना, अपनी अपनी भावात्मकता आदि के आधार पर सृजन करता है। उदाहरण के तौर पर मेरे 107 जो ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनमें से 16 ग्रंथ जो हैं वो प्रबंध काव्य हैं। प्रबंध काव्य लोकायतन जैसे भी हो सकते हैं, प्रबंध काव्य कामायनी जैसे भी हो सकते हैं, और प्रबंध काव्य जो ना खंड काव्य के रूप में छोटे आकार के भी हो सकते हैं। कोई वीर रस के आधार पर अपनी रचना या उसी प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर के अपनी रचना करता है, तो कोई करुणा के आधार पर, तो कोई श्रृंगार के आधार पर। अब जैसे मेरा विषय है पौराणिक चरित्र, उन पौराणिक चरित्र। हाँ, उन पौराणिक चरित्रों पर मैंने शोध किया है जिनके बारे में या तो उस समय के ग्रंथ में कोई न्याय नहीं हुआ, उनको उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया, या उनका एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके कुछ प्रश्न समाज के सामने रखने जरूरी थे कि भाई इसको समाज सोचे कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। उदाहरण के तौर पर हमारी लेटेस्ट जो प्रबंध काव्य है वो है भानुमति। भानुमति, अच्छा। भानुमति एक ऐसा चरित्र है जिसको किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं की जा सकती थी, उसे छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो दुर्योधन की धर्मपत्नी थी। दुर्योधन एक महत्वपूर्ण पात्र था महाभारत का, और उसकी पत्नी के बारे में पूरे महाभारत में कहीं एक बार उसका नाम ना आए, ये तो अन्याय है। भानुमति का नाम महाभारत के आद्योपांत देख जाइए, कहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलता, सही।
तो छुटपुट स्रोतों के आधार पर हमने कथा तैयार करके उसको लिखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे चरित्र हैं जिनको छोड़ दिया गया। ययाति पुत्री माधवी का मामला ले लीजिए जी। के साथ क्या हुआ, क्या वो कहानी क्षम्य थी, क्या वो कहानी स्वीकार्य थी, या जो उसके साथ मानसिक उत्पीड़न हुआ, शारीरिक उत्पीड़न हुआ, उसके वात्सल्य के साथ उत्पीड़न हुआ और लोगों ने उसको एक फुटबॉल बना करके उसको यूज किया, प्रयोग किया, हाँ। तो क्या उसके बारे में सही चिंतन या सही विन्यास किया गया किसी ग्रंथ में? कोई ग्रंथ नहीं मिलता। नहीं किया गया, बिल्कुल। तो मैंने 300 प्रश्नों की इस पुस्तक में माधवी के पूरे जीवन चरित्र को आत्मसात करने की या साथ ले चलने की कोशिश की है। और जब उसको देखते हैं तो कई स्थल ऐसे होते हैं जब रोना आ जाता है। तो ऐसी चीजों के बारे में करना। आप ऐतिहासिक पात्र ने, तो मैंने तिष्यरक्षिता पर लिखा। तिष्यरक्षिता अशोक की चौथी पत्नी थी। उसकी उम्र में और अशोक की उम्र में डिफरेंस था। तो ये स्वाभाविक सी बात है, स्त्री पुरुष संबंधों में उम्र के दायरे अगर बदलते रहते हैं या इस स्थिति बदलती रहती है तो फर्क पड़ता है। जी। तो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे महान ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में जो पात्र उपेक्षित रहे या इग्नोर्ड रहे या कम झलके, उन पर भी इतना काम कर लेना, ये आप शोध की तो बात है ही, लेकिन फिर इसमें तो आपको काल्पनिकता का पुट काफी रहता होगा, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा है कि या बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ भी मिल जाते हैं जो उस पात्र के बारे में कुछ लिखते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसलिए शोध कार्य करके उसमें कुछ ना कुछ काल्पनिकता का पुट तो डालना ही होता है ताकि वो वास्तव में एक प्रकार की अभिव्यक्ति बन सके और कहानी का भी हो। अच्छा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि ऐसे बड़े बड़े महान ग्रंथ जो कहे गए हैं उनमें उनके ऐसे पात्रों को चुन लेना। और ये शायद इस बात का भी जवाब पाठकों को मिलेगा कि आपने चयन किस आधार पर किया है, तो आपने उसी आधार पर किया है कि जो पात्र वहां उपेक्षित रहे हैं। तो अच्छा, इसी बात को लेकर अब वैसे तो आपका अधिकार कविता पर ज्यादा है, लेकिन कहानी पर भी हम मानते हैं। ये बात मैं गद्य के रचनाकारों में कहने से पहले एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, वो भी मैं कह दूं कि मैंने पढ़ा है एक दो जगह कि आपको मैंने कहीं ये संदर्भ पढ़ा भी है और शायद फिर मैंने भी लिखा है कि आपको कुछ लोगों ने, कुछ समीक्षकों ने पद्य का निर्मल वर्मा कहीं लिखा है। क्या आपकी जानकारी में है ये बात? हाँ, आती तो रहती खबरें। हाँ, कि आपको पद्य का निर्मल वर्मा कहा है, तो क्यों, ये थोड़ा सा ये इस बात पर भी प्रकाश डालें कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा गया होगा? जब ये है कि कहा गया है तो कोई ना कोई बात होगी। ऐसा होता है कथानक और उसके साथ साथ शैली और उसके साथ साथ उद्देश्य की स्पष्टता और उसके साथ जो विभिन्न घटनाएं हैं उन घटनाओं का एक सही तरीके से बुनावट, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनके आधार पर आप प्रबंध काव्य लिख सकते हैं या एक कविता की बुनावट कर सकते हैं। कविता 4 लाइन की भी हो सकती है और 4 अध्याय की भी हो सकती है और 4000 पन्नों की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अच्छा, आप ये मानते हैं कि इसमें जो है नकारात्मकता नहीं है, सकारात्मकता ही है कि गद्य का, अगर ये पद्य का निर्मल वर्मा किसी को कहा जाता है, किसी कवि को, तो इसमें सकारात्मक पक्ष जो है मैं उल्टा कहूंगा, ज्यादा है। हाँ, मैं उल्टा कहूंगा थोड़ा। अच्छा, अरे सकता है बताएं। कि मैंने कोटा के कार्यक्रम में इस चीज को, जो राजस्थान साहित्य अकादमी का एक प्रोग्राम था जिसमें मैं था, बोलने का मौका मिला मुझे, तो मैंने उसमें कहा कि देखिए साहित्य की जो कहना चाहिए प्रारंभ है, आरंभ है उसका, वो कविता से है। तो कविता सबसे ज्यादा शीर्षस्थ, सबसे ज्यादा ताकतवर विधा है। आप कविता में कविता लिख सकते हैं, पूरी कहानी लिख सकते हैं कथा काव्य की तरह, आप उसमें उपन्यास को एक महाकाव्य के रूप में लिख सकते हैं, आप व्यंग को कविता के रूप में लिख सकते हैं, आप नाटक को कविता के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन व्यंग में आप किन किन चीजों को ले सकते हैं?
उपन्यास में आप सारी विधाओं को आत्मसात कर सकते हैं? संभव नहीं है। नहीं कर सकते, थोड़ी सीमाएं तो है ही। तो इसीलिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है वो अल्टीमेट है। आज तक उपन्यास पढ़ के किसी भी आदमी ने अपने मनोभावनाओं को नहीं बदला, हाँ, लेकिन कविता ये पढ़ तो करके बदला। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और उसके पहले थोड़ा सा जाएं तो वंदे मातरम, ये बात है। क्या जोश था उस कविता में, क्या बात कही थी कि आदमी सुनता था तो सुन करके कतार के साथ चल पड़ता था। है किसी अन्य विधा में ये ताकत? नहीं है, नहीं, यहाँ आपसे पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है कि वो साहब अन्य विधाओं मानवीयता को मैं की। इग्नोर नहीं कर रहा, अन्य विधाओं को मैं इग्नोर नहीं कर रहा या उनको छोटा नहीं बता रहा, लेकिन ये स्वाभाविक गुण जो हैं, इन सारे गुणों का देखना जरूरी है। कविता के स्वरूप के बारे में हम चर्चा नहीं करते क्योंकि वो एक अलग लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन ये है कि कविता को बचाए भी रखना चाहिए, बनाए भी रखना चाहिए और उसको छाए भी रखना चाहिए। अच्छा, तो ये इसी के साथ मिली हुई एक और बात मैं छोटी सी आपसे पूछूं जी कि मतलब कविता के लिए क्लिष्टता या जटिलता जो है, ये यूं कहा जाता है कि इसकी जगह, यानी इस गरिष्ठता की जगह जो है, उसका पक्ष या प्रतिरोध में होना वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्या ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, ये सत्य है। कविता किसी बात के प्रतिरोध में लिखी जाए या फिर गरिष्ठता से इस तरह लिखी जाए कि वो बाद में खुले लोगों के सामने, उसकी जटिलता जो है बाद में सरल करके बताई जाए। नहीं, देखिए, भाषा जो है ना एक संप्रेषण का माध्यम है। तो हाँ, संप्रेषण आप किसको कर रहे हैं? आपका जो इस पर सेगमेंट है निर्भर या है। जो जो समूह है या जो विचारधारा है उसके साथ कैसे जोड़ना चाहते हैं आप, वो देखना हाँ, पड़ेगा। मैंने शुरू शुरू में मैं छायावाद के चतुष्कों से प्रभावित था, महादेवी वर्मा जी से विशेष और जयशंकर प्रसाद जी से विशेष। तो मेरी भाषा में क्लिष्टता तो थी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से थी। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी अगर पहली कविता के कुछ लाइनें, पहली प्रथम प्रकाशित कविता की कुछ लाइनें बोलूं तो वो भी इस हाँ, प्रकार था। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूं, प्राण तेरे हाँ, प्राण की मैं एक इच्छा हूं, ये द्वार पर तेरे खड़ी हूं मैं प्रतीक्षा हूं। ये भाषा थी हमारी उस समय। शून्य है पथ, स्नेह लथ पथ, देखती रथ में, और प्राण हाँ, तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। तो ये क्लिष्ट भाषा थी। मैंने शुरू के काव्य रचनाओं में क्लिष्ट भाषा का ही प्रयोग किया है, जो कि मेरे को बहुत आसानी के साथ में हम उसके साथ जुड़ चुके थे। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि क्लिष्ट भाषा का होना जरूरी नहीं है। आप अपनी अभिव्यक्ति को अगर सरल भाषा में लिखेंगे तो वो जन साधारण तक पहुंचना आसान होगा। और जन साधारण तक पहुंचेगी तो कविता दो प्रकार के प्रभाव कर सकती है। पहला ये कि किसी विशेष संदेश को, किसी विचारधारा को, किसी प्रकार की मनोभावना को एक रास्ता दे सकती है, एक फोकस दे सकती है। और दूसरा, जो उसमें के साथ हो गया। वो समय के साथ एक सही अभिव्यक्ति भी कर सकती है और एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट भी दे सकती है। जी, तो ये बिल्कुल, क्योंकि पौराणिक पात्रों पर आपकी रुचि रही है तो मैंने सवाल ये इसीलिए किया था कि ये भावभूमि जो है। अच्छा, अब मैं एक और चीज जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी कुछ एक दो कविताओं को पाठकों के सामने रखें जिसमें यही बात, इस तरह की बात उनको दिखाई दे और पाठक खुद ऑब्जर्व करें, खुद ये सोचे समझे कि हम सरल भाषा किसे कहते हैं कविता में और कठिन भाषा किसे कहते हैं। कुछ देखिए, एक दो। अभी अभी हमने जो अपनी प्रथम कविता के बारे में दो लाइनें सुना, चार लाइनें सुनाई, तो हाँ, उसमें आपने देखा कि भाषा कैसी थी। अब मैं दो तुलनात्मक स्थितियों का
की प्रस्तुति करता हूँ। पहले हम एक छोटे से कविता पढ़ते हैं पिता से। कविता इस प्रकार है। तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, तुम शीत निशिकर, तुम ध्रुव तारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुख कारक, तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमाणो, तुम सुख किलोल, मेरे अधरों के प्रथम बोल, तुम प्रथमांगुलि, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग, मेरे सुख हित, तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुघर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार, तुम मधुर गीत संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग, तो अस्तित्व मेरा वरदान तेरा, स्वीकृत होता तो प्रणाम मेरा। तो एक ये भाषा शैली है। और उसी जगह एक गीत प्रस्तुत करता हूं छोटा सा। याद आए सभी बीते दिन, याद आई वो सारी खुशी, याद आई गमों की घड़ी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं अब, खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी। हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पल अछिन, कैसा कैसा सफर वो हंसी, आईना हो गई जिंदगी। कारवां चल पड़ा, सब जहां चल पड़ा, मैं भी चलता रहा, सब निकलता रहा, रुक गई फिर भी क्यों बंदगी, आईना हो गई जिंदगी। अब रुट सॉरी, दिल में सबकी खुशी हो तसल्ली भली, झूठे सब मायरे अध खुले दायरे, कोई दिल से न पूछा कभी, आईना हो गई जिंदगी। अब पहले पटल पर हुए हैं अटल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, गीतों में ढल गई बेबसी, गीतों में ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी। अब एक छोटा सा प्रेम मोहब्बत और ऐसे रिश्तेदार रस्तों से हटा करके आपको ले चलते हैं तिरंगे की तरफ। तिरंगे को नमन। अभी जो अमृत महोत्सव या अमृत वर्ष चल रहा था उसके आजादी का 75वां वर्ष। इसकी भाषा डिफरेंट है। अक्षुण्ण अजर अक्षर प्रतीक, यह राष्ट्र गर्व नभ में उन्नत, गणतंत्र राष्ट्र का भाल तिलक, यह सार्वभौम्यता का आगत, संग्राम और बलिदानों की भू पर उगता जो सूर्य प्रखर, यह शत्रु हृदय का स्तंभन कर नभ में लहराता फहर फहर, वह तीन रंगों का प्यारा ध्वज, केसरिया हरित श्वेत संज्ञक, भू सत्य त्याग का मूर्त रूप, भारत संस्कृति का संवाहक, यह चक्र चिन्ह से शुभ सज्जित, गतिशील देश का सौम्य सजक, ऐतिहासिक शिलालेख उद्धत, ये कला प्रवणता का द्योतक, 24 तीलियां चक्र निहित, 24 पल गतिशील देश, प्रतिपल परिवर्तन से विकसित उन्नत भारत का नवल वेश, संदेश एकता का देता,
विविधतापूर्ण भारत भू पर सब धर्मों और जातियों को देता समानता का अवसर है। संविधान का वाहक ध्वज वसुधैव कुटुंब का संरक्षण, यह पंचशील के तत्वों का उद्बोध कराता है क्षण क्षण। ये हीर जयंती लाई पल, हम राष्ट्र ध्वज को नमन करें और राष्ट्रगान का नाद स्वर से मान सहित संगायन करें। हम शपथ धरें सम्मान तिरंगे का न कभी घटने देंगे। हम शपथ धरें भारत का शीश कदापि नहीं झुकने देंगे। तो ये तीन उदाहरण आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किए हैं। कहानियां पिरोई हैं, कविता में कहानियां गुथी हुई हैं, बहुत सुंदर, तीन तरह की, और अलग अलग जो अलग अलग तरह की भाव भूमि पर अलग अलग तरह की वैचारिक श्रृंखला के साथ अलग अलग तरह की क्लिष्टता की भी बात, तो बहुत अच्छा आपने ये वो कहा है। तो अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा अलग एक उस पर लाता हूँ, आपकी संपादकीय भूमिका के लिए, कि जब आप अनुस्वार जैसी पत्रिका का संपादन करते हैं या इतने बड़े प्रकाशन का दायित्व संभालते हैं, तो आपके पास दो तरह से रचनाएं, एक तो स्वतः आती हैं सहज ही, उनमें से चयन की बात होती है, और एक ये होता है कि हम लेखकों से मांग कर रचनाएं लेते हैं, उन्हें विषय देकर रचनाएं लेते हैं, उन्हें विचार देकर रचनाएं लेते हैं। तो आप कौन से तरीके को इसमें ज्यादा कारगर समझते हैं और किस तरीके से अनुस्वार का संपादन करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें। हालांकि ये भी मैं जानता हूँ कि ये भी एक सीक्रेट ही है, एक संपादकीय है, लेकिन आप इस पे दृष्टि डालेंगे ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सीक्रेट जो है ना अभी तो दिख रहा है, लेकिन बाद में सीक्रेट रहता कहाँ, रहता नहीं है। सही वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। हर शय पे राज। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैं इस संदर्भ में ये कहूंगा कि रचनाएं दो प्रकार से आती हैं, एक तो बड़े आकार में जो पुस्तकाकार कह सकते हैं, और दूसरी एक या दो रचनाएं, छोटी रचनाएं जो कि हमारे मैगजीन में स्थान पा सकती हैं। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज ये है कि उन रचनाओं का उद्देश्य क्या है और उनकी गंभीरता कितनी है, उनमें संवेदना कितनी है, उसमें भावों का अभिव्यक्ति कैसे किया गया है, और उन चीजों से क्या हम संप्रेषण करना चाहते हैं पाठकों को, मैगजीन के पाठकों को। ये विचार थोड़े से साथ में रखने पड़ते हैं, और इन्हीं धरातल के ऊपर हमें तौलना पड़ता है कि कोई कविता जाने योग्य है या नहीं। हम वैसे तो कोशिश ये करते हैं कि नवोदित कलाकारों, नवोदित रचनाकारों के द्वारा लिखी गई कविता भी शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की हर इकाई को ये अधिकार है, अभिव्यक्ति की हर इकाई को ये अधिकार है कि वो लोगों के बीच पहुंचे और अपना मूल्यांकन कराए। जैसे प्रश्न में शुरू में हमने कहा था कि पाठक पढ़ के मूल्यांकन करके दे तब प्रकाशन हो, ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक ये है कि पाठक के पास प्रकाशित होकर के पहुंचे और पाठक उसके बारे में मूल्यांकन करके अपना उपहार दे। वही चीज यहाँ पर लागू होती है। तो मैं ये कहूंगा कि कई बार कुछ गंभीर विषयों पर भी अभिव्यक्ति इतनी सुंदरता के साथ की गई होती है कि लगता है कि इसे सामने आना ही चाहिए, भले वो थोड़ा सा निम्न वर्णी हो या उसमें कोई अतिरेक पैदा किया गया हो। तो मैं ये कहूँगा कि ये कविता या कहानी या उपन्यास के जो अंग हैं उनको अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है, और संपादक के तौर पर आप किसी विशिष्ट अंक में क्या चीज ले जाना चाहते हैं, क्या प्रस्तुति पाठकों को करना चाहते हैं, तो उसके आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि क्या ये इस अंक में जा सकती है या नहीं, क्या इसे आगे आने वाले समय में किसी अंक में प्रयोग किया जा सकता है, या ये प्रयोग के योग्य ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं और इसी आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी रचना अनुस्वार में। अगर जैसे आपने कहा कि प्रयोग के योग्य नहीं है, अगर ऐसी रचनाएं जो होती हैं तो हमारे नए जो लेखक हैं, नई पीढ़ी के खास करके, वो शायद ये जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में जब आप रचनाएं लौटाते हैं या स्वीकृत करते हैं तो क्या आप उनको किसी तरह के सुझाव आदि भी देते हैं कि इसमें ये परिवर्तन कर दें या संशोधन कर दें? नहीं, आज का समय सुझाव का नहीं है। अच्छा, आज का समय आदमी को स्वच्छता का है।
हाँ तो हाँ। अगर किसी को सुनाओ कि निर्वासनो निरालंबो स्वच्छंदो मुक्त वंदना संसार क्षिप्त बातें न चेष्टते शुष्क पर्णवत, ये जिंदगी का मूल मंत्र रखिए और इसी मार्ग पर चलिए, तो आदमी कहते हैं बेवकूफ है। लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उन्हें कहाँ लेके जाएगा उसका किसी को विचार नहीं है। और तो और मैंने कई बार लोगों से प्रश्न पूछा कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूं आश्चर्य या विस्मय के साथ कि 90% लोगों ने कहा जिंदगी जिंदगी होती है, उसमें क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? तो 90% लोग इस धरातल या इस पृष्ठभूमि या इस सोच के साथ जी रहे हैं कि जिंदगी तो जिंदगी है, इसको क्या जैसी बना भी हो सकते सामने आएगी तब देखा जाएगा। हैं। मुझे मैथिली शरण गुप्त का ये याद रहता है कि मरो हाँ, परम यूं मरो कि याद जो करें सभी, कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, संभलो कि कहीं ये व्यर्थ न हो। बिल्कुल। ये जो मूल्यों का परिवर्तन जो पीढ़ियों के साथ आ रहा है, तो अब इसी को लेकर मेरा ये एक और अगला सवाल है कि ये जो है, ये क्या साहित्य की ओवरऑल, हम जब संपूर्णता में बात करते हैं, उसकी गरिमा को समाज में बढ़ाने वाला है या कम करने वाला है? पहले तो आपकी राय ये जाने, और फिर ये जाने कि यदि कम करने वाला है तो क्या हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, क्या तरीका है? देखिए, समाज में जो इकाइयां हैं, जो पारिवारिक इकाइयां हैं, उनके तीन स्वरूप हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और जो आपको एक समय और अंतराल के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे ये हुआ। तो एक समय में हमारे यहाँ जो परिवार होते थे वो ज्वाइंट फैमिली जिसे कहते हैं, संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार। जिनमें एक मुखिया होता था, बाकी सब कर्ता होते थे, काम करते थे। मुखिया सारे निर्णय लेता था, उन्हीं के पीछे सारे की सारी रेल लाइन रेल चलती थी। की व्यवस्था चलती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अर्थभाव गहन होता गया और संयुक्त परिवारों का क्षरण होता गया। ऐसा इसलिए हुआ कि लोग साथ में रह करके अपनी स्वच्छंदता का उपयोग नहीं कर पाते थे, अपनी स्वच्छंदता प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार या कहना चाहिए छोटे परिवारों की परिकल्पना शुरू हुई, जहां पर हस्बैंड और वाइफ के साथ 2 या 3 बच्चे होते रहे। समय बदल गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो तकनीक ने भौगोलिक दूरियां तो कम करी हैं, लेकिन सामाजिक दूरियां या वैयक्तिक दूरियां या पारिवारिक दूरियां बढ़ा दी हैं। आप किसी भी घर में आप जाइए, कैसे भी घर में आप जाइए, आप देखेंगे कि अगर घर में 5 आदमी हैं तो 5 कोनों में बैठे हुए वो मोबाइल पे लगे हुए हैं। हाँ, ये व्हाट्सएप तो यूनिवर्सिटी विचित्र स्थिति है ही। का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हाँ, समय बदल गया है। ऐसी फैमिली को वार्ड फैमिली कहना चाहिए, वार्ड वियर्ड वियर्ड से समझ जैसा कुछ, हाँ, क्योंकि फैमिली नहीं है। फैमिली नहीं है। अब पारंपरिक इसके लिए, दृष्टि। हाँ सर, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन। हम तो ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लोग जिम्मेदार निकलेंगे, लेकिन उस जिम्मेदारी के अंतर्गत मुख्य जिम्मेदारी किसकी थी, माता पिता की। क्योंकि किसी भी बच्चे को संस्कार देने का काम माता पिता ही करते हैं, और सच्चाई ये है कि माता पिता कोताही कर रहे हैं। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि मंथली बजट के अंदर कुछ साहित्यिक मैगजीनों मैगजीन या किताबों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर आप 10% नहीं कर सकते तो 5% करिए, 5% नहीं कर सकते तो 2% करिए, 2% नहीं कर सकते तो 100 रुपए करिए। घर में कोई किताब तो घुसे, हाँ, बाकी सब कुछ तो ले आते हैं, सैकड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मॉल में जाते हैं तो बिना रेट पूछे आप चले आते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ नहीं। हमने आलोक पर्व में ये चीज कही थी अपने साक्षात्कार में कि साहित्य जो है ना, वो सिर्फ साहित्य या समाज के लिए ही नहीं है, वो मानसिक भोजन भी है। मानसिक भोजन भी है मनुष्यता का। करेक्ट। हमारे व्यक्तित्व के 3 अंग हैं,
फिजिकल यानी भौतिक देह जिसे कहते हैं, हाँ, दूसरा इमोशनल यानी भावनात्मक, हाँ, और तीसरा इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक। बौद्धिक। तो तीन प्रकार के अंग हैं, या तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को। और इन तीनों को एक साथ जब तक आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे, तब तक इनमें कोई भी परिणाम आपको नहीं मिलेगा, और आप शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से दूषित विचारों वाले हो सकते हैं, या हो सकता है कि शायद आप उनसे नकारात्मक प्रभाव उनका जो है ना आपके शरीर को या आपके मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर दें, और अवसाद जैसे रोगों से आप रूबरू होना पड़े। तो कहने का सेंस ये है कि जब तक व्यक्तित्व का संतुलन नहीं किया जाएगा, और जब तक घर में किताबें लाने का प्रचलन नहीं किया जाएगा, तब तक ठीक नहीं होगा। आज आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए 49, वो ये पूछता है 49 मीन्स, बस क्या? हाँ, अरे हिंदी नहीं सिखाई माँ बाप ने, हाँ, माँ बाप ने सही ढंग से लिखना नहीं सिखाया, वर्णमाला तक नहीं आती लोगों को। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि आप हो क्या, क्या बन रहे हो। आज किसी मिडिल एज्ड नारी या पुरुष से आप बात करें तो एक सेंटेंस में 10 अंग्रेजी के शब्द आते हैं और 2 हिंदी के होते हैं। बिल्कुल, हिंदी ऐसी ही होती जा रही है, होती गई है। आज विदेशों में हिंदी की तेजी से प्रचलन हो रहा है, लोग हिंदी सीख रहे हैं, और हमारे देश के अंदर अंग्रेजी सीख रहे हैं। अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में तो ठीक है, लेकिन मातृभाषा तो नहीं हो सकती, आपकी मूल भाषा तो नहीं हो सकती। मूल भाषा नहीं हो सकती। तो मेरा अगला सवाल यही भाषा को लेकर ही है। एक चीज है जो संक्षेप में कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि माँ बाप को या पेरेंट्स को अपने विचारों को बच्चों पर लादना बंद करना चाहिए। क्योंकि हम अपने जीवन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक इंजीनियर बनना चाहते थे और नहीं बन सके, तो क्या उस चीज को इन्फोर्स कर देंगे कि बच्चा जो है वही बने जो हम नहीं बन पाए? तो नहीं बन पाए। ये धारणा बदलनी होगी, धारणा को बदलना होगा। और क्योंकि धारणा ने क्या किया है कि जिस व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ना चाहिए था या पेड़ पर चढ़ना आता था, उस आदमी को तैरा दिया, हाँ, तो वो फेल है, विसंगति है। उसे वो नहीं मिला जो वो कर सकता था, अगर वो अवसर मिलता तो बहुत कुछ कर देता शायद। तो इस तरीके से ये हमें बंद करना चाहिए कि अपना सपना दूसरे की आंखों से देखें। हाँ, अपना सपना रोकने का। तो ये बात पूरी हुई जैसे इस दृष्टि से आपकी कि ये भी हम मानते हैं कि स्थिति थोड़ी सी खराब हुई और परंपरा से हटके हुई, और लेकिन साथ साथ इसके सुधार के लिए आपकी प्रमुख बात जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि संस्कारों को देने का काम जारी किया रखा जाए, और तो तभी ये संभव है। अब ऐसे में एक थोड़ी सी स्थिति ये जरूर आती है कि जो पहले जो माँ 24 घंटे घर पे बच्चे के लिए उपलब्ध रहती थी, अब वो भी क्योंकि रोजगार और जीविका के लिए घर से बाहर चली जाती है, तो ये शायद व्यवधान या विराम इस वजह से आया हो। तो क्या इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे, इस स्थिति पे कि ये यथास्थिति रहे या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है? नहीं, यथास्थिति में सुधार घर आए लौट के स्कूल से, नहीं, मैं तो उसे माँ मिले घर में। वर्तमान स्थिति में जो दिख रहा है या जो हो रहा है प्रचलन में जो है, या जो मजबूरी बस हो रहा है, वो स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर हम अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे तो हम थोड़ा सा समय बच्चे के लिए भी निकालेंगे। कम से कम उससे इतना तो पूछ सकते हैं कि हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा बीता, क्या कमी किया, क्या खेला, क्या पढ़ा, क्या लिखा। उसके दोस्त तो बनो। चाणक्य ने कहा है कि जब पिता के पैर का जूता लड़के के पैर में आने लगे, या माँ की चप्पल बेटी की चप्पल तो मित्र हो जाए, तो उनमें मित्रवत हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ बैठ के दारू पियो। उसका मतलब ये है कि मित्र बन करके उसके मन और भावना दोनों का अध्ययन करने में सक्षम हो, और उसके आधार पर उसके संस्कारों का निर्माण करो, उसके आधार पर उसके भविष्य का निर्माण करो।
उसके आधार पर उनकी शिक्षा का इंतजाम करो, तो कौन करता है आजकल? ये जिम्मेदारी या ये कमी जो है आप पूरी तरह पुरानी पीढ़ी पर रखते हैं। जी हाँ। देखिए, पुरानी पीढ़ी इसके एक लिए छोटा जिम्मेदार बच्चा है। जो आज जन्म लेता है, हाँ ठीक है ना, उसको क्या पता? वो 1 साल का हो हाँ जाता है, उसको क्या पता? वो तो एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह रहता है, वो हर चीज छू के देखना चाहता है, हर चीज मुंह में रख के देखना चाहता है। अब ऐसे ही समय पर उसे बताना पड़ेगा कि ये चीज मुंह में रखने लायक नहीं है और ये चीज हाथों से छूने लायक नहीं है। ये कौन सिखाता है? माँ बाप ही तो सिखाते हैं। सीमा जो कमी जो होती है वो परिलक्षित होती है बच्चे के व्यक्तित्व पर, ऐसा आपका। बहुत जल्दी कॉपी करता है बच्चा, सीखता बहुत तेजी के साथ में है, हाँ और वो उसकी नकल करके वो आपके साथ वैसे ही या उस आपके सामने वैसे ही करना चाहता है। आप आज के समय में माता पिता को अपने साथ रखने के लिए कितने तैयार हैं? हाँ चाहते हैं नहीं कि है। वृद्धाश्रम में चले जाइए। अब अगर आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजोगे और उसे आपका बच्चा देखेगा, तो अगली बार वो आपको भेज देगा। उससे तो यही सीखा कि ऐसे ही होता है। तो माँ बाप को बहुत समय नहीं चाहिए, लेकिन एक गंभीर समय चाहिए, एक महत्वपूर्ण समय चाहिए, एक सही समय पर समय चाहिए, और जिसमें उनको अपने बच्चे को संस्कार देने का, उनको सिखाने का काम करें। तो मैं समझता हूँ ऐसा संभव है, एक वर्किंग वीमेन होने के बाद भी या एक वर्किंग पर्सन होने के बाद भी। और जब सारी चीजें बदल डाली, तो पुरुषों को ये भी बदलना पड़ेगा कि वो नारी सारे काम करे और आप बैठ करके टीवी देखें। तो उनको ये हाँ आवश्यक हो जाता है कि आप मिलकर तो के उनकी काम करें, भूमिका। मिलकर के समय का सदुपयोग करें, और बचे हुए समय के साथ बच्चों को अपने साथ गोद में बैठा करके थोड़े बहुत संस्कार दें। ऐसा संभव है, इसमें कोई असंभव होने की स्थिति नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न है और इसका समाधान भी इसी में निहित है। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि भाषा की बात में एक अंतिम सवाल के रूप में या चर्चा के रूप में मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब हिंदी की बात करते हैं अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में, विशेष करके अंग्रेजी को या अन्य विदेशी भाषाओं को छोड़ दें, तो ये कहा जाता है कि हिंदी का साहित्य मात्रात्मक रूप से तो अधिक है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से, गुण के रूप में कई जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे बांग्ला हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, तो लोग यूं कहते हैं कि उनका साहित्य, उन भाषाओं का साहित्य जो है ज्यादा उन्नत है हिंदी की तुलना में। और तमिल में भी है, कुछ भाषाओं का ऐसा माना जाता है, चाहे इसके पीछे यही कारण हो कि उस क्षेत्र के लोग उसे मानते हो। लेकिन ये स्थिति है कि हिंदी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद सबसे बड़ा स्तर नहीं रखती साहित्य के मामले में। इस स्थिति पर आपका क्या कहना है? बड़ा क्या स्तर आप इससे सहमत हैं? और महत्वपूर्ण है गोयल साहब। देखिए, मैं हाँ ये कहूंगा कि किसी भी भाषा का ज्ञान, किसी भी भाषा के बारे में अधिक गहराई से समझना, या उस भाषा का प्रयोग करके कुछ विवेचन करना, ये पॉसिबल है, ये संभव है हर प्रकार की स्थितियों में। ये तो अकाट्य बात है, ये पक्की बात है। अब सवाल ये आता है कि हम एक भाषा के पृष्ठभूमि में, एक भाषा के साथ चल रहे हैं, तो हमको वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं, मूल्य किस प्रकार से हमारी जीवन मूल्यों में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है, ये देखने की चीज है। और ये तभी संभव है जब हम अपने घर से बाहर निकल के झांकें, देखें कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा, कौन क्या नया सीख रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपको बड़ा विस्मय होगा आपको ये सुन करके कि हिंदी का जितना लेखक है, वो एक से अधिक भाषा नहीं जानता। हाँ हिंदी का जितना बड़ा लेखक है, वो अपने आप हाँ को धन्य मानता है हिंदी में लिखकर। हाँ लेकिन उत्तरी भारत के जितने लेखक हैं, उन्होंने दक्षिण भारत की किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार का कोई अनुवाद नहीं किया। दक्षिण भारत के बहुत सारे हिंदी जानने वालों ने वहां के इतिहास को हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया है। तो जब तक
संस्कृति का जो विस्तार है, उस विस्तार को समेटा नहीं जाएगा जब तक कि विचारों का और विभिन्न भाषाओं के साहित्य का सुरुचिपूर्ण समामेलन नहीं होगा। तब तक इस प्रकार की चीजों में नई बातें आना या उनमें नवीनता लाना या उनमें एक नई शैली का विकसित करना या उनमें नए उद्देश्यों को आगे बढ़ाना थोड़ा कठिन है। भाषा के आधार पर जो बंटवारा हुआ है वो भी एक चिंतनीय विषय है, लेकिन फिर भी चलिए उस चीज को हम छोड़ते हैं, वो एक प्रशासनिक या संवैधानिक की स्थिति वाली बात है। तो हम ये कहेंगे कि हिंदी वालों को या हिंदी लेखकों को ये सीखना चाहिए कि वो कम से कम बांग्ला सीखें, मलयालम सीखें, तमिल सीखें और वहाँ के कुछ साहित्य को अनुवादित करके यहाँ लाएं और यहाँ के साहित्य को अनुवादित करके वहां ले जाएं। प्रेमचंद को बार बार अगर आप पढ़ते रहोगे और झंडा ऊंचा करते रहोगे तो ऐसी दशा में प्रेमचंद ही बनोगे। मैं महादेवी से प्रभावित था तो मैं कोई भी गीत या कोई भी कविता लिखता था तो घूम फिर करके महादेवी की शैली में चली जाती थी। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप पंख खोलें, पंख खोल करके आसमान में उड़े और देखें कि नीचे जमीन पे क्या क्या है। आज लेखक पढ़ना नहीं चाहता, बिना पढ़े ही वो सब कुछ लिखना चाहता है, और लिखना भी नहीं चाहता, वो बिना लिखे ही चाहता है कि उसको सम्मान प्राप्त हो जाए, मिल जाए। सम्मान छोटे मोटे नहीं, उसे पद्मश्री मिल जाना चाहिए। ये बात बहुत आपने बड़ा परिवर्तन होना जरूरी है। लेखक बात है लेकिन सही है बिल्कुल कि ऐसी स्थिति है। तो अच्छा, ये परिणाम ये हो रहा है कि लेखन नहीं हो रहा, लेखन विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया, लेखन विस्फोट हो गया। जहां देखिए लेखक, जहां देखे कवि, जहां देखे साहित्यकार, चुटकुले चुटकुले को सुनाने वाले भी कवि सम्मेलन में कवि कहे जाते हैं। तो ये जो विस्फोटक स्थिति है, इस विस्फोटक स्थिति से परिणाम तो गलत होंगे ही होंगे और रेडिएशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रेशम का एक नियम था अर्थशास्त्र में कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे आपके पास एक गंदा नोट हो, एक नया नोट हो, तो आप कुछ खरीदते समय नया नोट नहीं देंगे, पुराना नोट देंगे, गंदा नोट देंगे। तो चलन में गंदे नोट रह जाते हैं और अच्छे और नए नोट जो है ना वो वैलेट का हिस्सा बन जाते हैं। वही यहाँ है कि बुरा आदमी अच्छे आदमी को चलन से बाहर कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि बुरा आदमी अच्छे आदमी को चलन से बाहर कर देता है, क्योंकि बुरे आदमी को खुराफात आता है। हाँ, अच्छा और सरल आदमी खुराफात नहीं जानता तो खुराफात का शिकार हो जाता है। वही हाल हर जगह पर है। जिनको कुछ नहीं आता वो मठाधीश है, ठीक है ना। तो परिस्थिति ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आपकी सफलता और असफलता आपके कार्यों में किस बात पर आधारित है। वो इस बात पर आधारित है कि आपका सलाहकार कौन है, शकुनी या श्री कृष्ण। इससे पहले कि ये पटाक्षेप हो तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी और इसी से उत्साहित होकर मैं एक चीज और पूछते इस पर्दे को गिराऊंगा। मैं ये पूछता हूँ कि कई बार मेरे से नए लेखक, मेरे शोधार्थी या और लोग जो मिलते हैं वो पूछते हैं मेरे से कि आप कहते हैं हमेशा के आधुनिक साहित्य को पढ़ें, नए लोगों को पढ़ें, और या फिर तो मैं अगर किसी से ये कहूं कि संजीव जी को आप पढ़िए देखिए तो कौन सी किताब का नाम लूं आपकी? देखिए, एक पिता को सारे बच्चे प्यारे होते हैं। हाँ, मैंने अपनी 107 किताबों में से सब पर बराबर मेहनत की है। ये अवश्य है कि कहीं पर अच्छी प्रोड्यूस हो गई किताब और कहीं पर कुछ कमजोर रह गए। तो मुझसे पूछे मैं क्या पढ़ूं तो मैं कहूँ सब पढ़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि अगर मैं ये कहूंगा कि सब पढ़ो तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। वो 107 किताबें नहीं पढ़ेंगे तो पहली दूसरी तीसरी में कहूँ लाइब्रेरी में जाके सबसे पहले वो लेके आओ, तो कौन सी कहूँ? देखिए, मैं इस हिसाब से बड़ा कठिन प्रश्न है ये।
जी, तो कठिन प्रश्न से ही अंत करेंगे जी। हमारी एक किताब है कोणार्क। कोणार्क, अच्छा। कोणार्क उड़ीसा के सूर्य मंदिर के विश्लेषण, हाँ उसके इतिहास, उसके उसकी कला, उसके स्थापत्य आदि के बारे में काफी गहन अध्ययन करने के बाद मैंने लिखा है, और मैं हाँ, कहूँगा कि उसे देखना चाहिए। बहुत बिल्कुल। कुछ नया आपको प्राप्त होगा। हाँ, तो ये मैंने जो है, दो तीन किताबें और हैं जो अपने आप में बहुत बहुमूल्य प्रकरण को विन्यासित करती हैं, या उनमें काफी अच्छे संदेश दिए गए हैं। इन किताबों में से मैं नाम लूंगा माधवी का, जैसे मैंने ययाति माधवी, पत्रिका में अच्छा। बात करती हूँ। कुछ किताबें आपकी मेज पर अभी उपलब्ध हैं, आपकी रखी हुई हाँ, है? सारी हैं। हाँ, तो देखें, पाठकों को झलक दिखाएं। एक सेकंड लूंगा। हाँ, इसका लक्ष्मी मतलब सुंदर। ये खजाना जो है, ये ट्रेजर जो है, ये पाठकों को तलाशना चाहिए। और वैसे तो तलाश ही रहे हैं, लेकिन शोध के लिए भी वो लें और वो और देखें कि किसी कवि का विकास किस तरह से दिखाई देता है। बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे बात करके, और मुझे ये हमारा उम्मीद है। साहित्य खजाना है, नीचे जो है। जी, तो नए लेखक ये भी देखें कि लिखना क्या होता है और कैसे होता है, और साथ ही साथ किताबों की संरक्षा, सुरक्षा, अभिरक्षा, ये सब कैसे होती है, उसके लिए कानून की किताबें भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में रखी हुई हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, और अपने पाठकों को मैं ये धन्यवाद देता हूं, और ये अनुशंसा करता हूं कि इसको वो आपकी बात को पूरे ध्यान से सुने और उतारे। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अनुस्वार पत्रिका के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।